भूतकाल विद नीलेश मिश्रा। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी प्यारी गुड़िया। गर्मियों की सूनी दोपहर थी। रात के सन्नाटे से भी ज्यादा गहरी खामोशी पसरी थी। सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट और हवा की साए साए के अलावा जैसे सब चुप था। इसी खामोशी में घर की छत पर जाने वाली सीढ़ियों से बिन्नी की आवाज आ रही थी, हौले हौले। निंदिया रानी आ जाना, गुड़िया को सुला जाना। सीढ़ियों की सबसे आखिरी चौड़ी वाली सीढ़ी के कोने में 8 बरस की बिन्नी ने अपनी गुड़िया का घर बना रखा था। माँ की साड़ी लपेटे वो सारा दिन यहीं खेलती रहती। कभी गुड़िया को सहेली बना लेती और उससे बतियाती, और कभी उसकी माँ बन जाती, उसे खिलाती सुलाती, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। आज भी वो गुड़िया को थपकी मारते हुए वही माँ वाली लोरी गा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने गुड़िया को उठाकर देखा कि अब तो वो सो गई होगी, लेकिन उसने जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ा कपड़ा उठाया, गुड़िया की बड़ी बड़ी नीली आंखें झप से खुल गईं। मोटी मोटी काली पलकों के नीचे जैसे 2 कंचे रखे हों। बिन्नी गुस्साते हुए बोली, तू सोती क्यों नहीं? देख कैसी रात हो गई है। सो जा वरना मंदिर वाला साया आ जाएगा। बूढ़ी काकी कहती हैं कि वो बगल वाले पुराने मंदिर में रहता है। हाँ। उसने दोबारा एक नजर गुड़िया पर डाली तो लगा जैसे वो सो गई हो। बिन्नी मुंह दबाकर हंस दी। जब भी उसकी गुड़िया बदमाशी करती तो वो बूढ़ी काकी वाली बात बताकर उसको डरा देती, जबकि ऐसा करके वो खुद भी जरा सा डर जाती। मंदिर वाला साया उसकी आंखों के आगे नाच जाता। वो तो भला हो कि उसके खेल में रात झूठ मूठ की हुई थी। बाहर अभी अंधेरा नहीं हुआ था। बिन्नी बेटा, अब नीचे आ जाओ। पापा ने पुकारा तो वो गुड़िया को कंधे से लगाकर 2-2 सीढ़ियां एक बार में फलांगती हुई नीचे पहुंच गई। नीचे बड़ा हो हल्ला मचा हुआ था। घर के सब बड़े और बच्चे हॉल में जमा थे। हर साल गर्मियों के 2 महीने यहाँ ऐसा ही माहौल रहता था। बिन्नी की दोनों बुआ अपने बच्चों के साथ आ जाती थीं, और फिर उसका भाई और चाचा जी के 2 बच्चे, यानी कुल 8 लोगों की टोली बन जाती, जिनमें बिन्नी एक अकेली लड़की थी और सबसे छोटी भी। इसीलिए वो अलग थलग अपनी गुड़िया लिए फिरती रहती। बिन्नी हॉल में नीचे आकर सीधे दादी के पास गई और उनकी गोद में कूद कर बैठ गई। दादी चिढ़ के चिल्लाई, हड्डी तोड़ेगी क्या? उठ यहां से। दादी की डांट सुनकर बिन्नी का मुंह उतर गया। वो भर्राई आवाज में बोली, लेकिन दादी, गुल्लू और बिट्टू भी तो बैठते हैं। बिन्नी को अनसुना कर दादी ने डपटा, एक तो ये गुड़िया हटा, कैसी अजीब सी लगती है। आंखें देख इसकी, ये कोई खिलौना है? फेंक इसे। कहते हुए दादी ने उसकी गुड़िया को दूर फेंक दिया। बिन्नी की आंखों से आंसू टपक पड़े। इतनी प्यारी तो है उसकी गुड़िया, दादी को फिर क्यों पसंद नहीं आती? और गुड़िया ही क्यों, दादी तो उसे भी कहां पसंद करती हैं। कहां करती हैं वैसा प्यार जैसा उसके भाइयों से करती हैं। ताजे मक्खन के गोले भाइयों के मुंह में लुढ़काती हैं। रात भर भीगे बादाम पर भी उन्हीं का हक होता है। और तो और रात को कहानियां सुनने का न्योता भी भाइयों को ही मिलता है। बिन्नी इतनी नासमझ थी कि उसको दादी की बेरुखी भी ठीक से समझ नहीं आती, और वो ऐसे ही उनसे जब तब लाड़ जताती और डांट खाती रहती। दिन गुजर चुका था। रात को सारे लोग छत पर बिस्तर बिछाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। गर्मियों की रात का एक नियम था कि खाने के बाद सब बड़े लोग अंताक्षरी खेलते। बच्चे छत पर दौड़े नहीं, इसलिए उन्हें कैरम बोर्ड, लूडो खेलने के लिए बैठकर लाइम जूस टॉफियां पकड़ा दी जाती। बिन्नी की जिम्मेदारी होती कि सब में ये बराबर बांटी जाए, गिन गिन के। लेकिन उस रात बिन्नी का मन ही नहीं लग रहा था। उसे कभी दादी की झिड़की याद आती तो कभी अपनी गुड़िया याद आती। दादी ने जब से उसे फेंका था वो उसे दिखी ही नहीं थी। उसने छत की दीवार के पार उचक उचक कर देखा पर नहीं दिखी। यहाँ वहां कितना ढूंढा, माँ से पापा से पूछा,
एक बार सोचा कि दादी से पूछे, लेकिन डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई। कौन जाने फिर गुस्सा हो जाए, फिर डांट दे। बिन्नी का ध्यान गुड़िया से हटता तो पड़ोस के मंदिर की तरफ चला जाता। वो घबराई सी अपने बिस्तर पर लेटी छत से जुड़ी मंदिर की दीवार को देख रही थी। वो उजाड़ मंदिर जहां कोई पूजा करने तक नहीं आता था। बस बीच बीच में चमगादड़ के पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दे जाती। कभी जंगली कबूतरों की गुटर गूं ऐसी सुनाई देती कि लगता कि कोई मुंह दबा के रो रहा है। रात थोड़ी और गहराई तो मंदिर से एक उल्लू आकर बीच की दीवार पर बैठ गया। धीमी फड़फड़ाहट सुनकर बिन्नी ने आंखें खोली। उल्लू की आंख बिल्कुल उसकी गुड़िया के जैसी थी, नीली नीली। बिन्नी ने मुंह चादर में घुसाकर फिर हल्के से चेहरा बाहर निकालकर यहाँ वहां नजर दौड़ाई। मंदिर की मोटी मोटी पत्थर की दीवारें धूल, मिट्टी और काई की वजह से काली पड़ गई थीं। ऊपर बने गोल गुंबद में जगह जगह पीपल के पेड़ भी उगाए थे और जरा सी आवाज से ऐसे डोलने लगते जैसे कोई हाथ हिला हिला कर बुला रहा हो। टॉफी चूसते हुए बिन्नी की नजर उधर गई तो वो चौंक गई। उसकी गुड़िया, हाँ, मंदिर की दीवार पर उसकी गुड़िया बैठी थी। वो पांव नीचे लटकाए आगे पीछे झुला रही थी। बिन्नी जैसे बुत बन गई। और ये क्या? गुड़िया तो हाथ हिलाकर उसको बुलाने लगी थी। बिन्नी ने घबराकर मंदिर की तरफ अपनी पीठ कर ली। अंताक्षरी पूरे जोर पर थी। बड़ी बुआ का बेटा चिल्ला रहा था, मां से गाना सुनाओ जल्दी। बिन्नी उठकर सबके बीच बैठ गई, उनके साथ गाने लगी। तभी पता नहीं कहां से बिन्नी की गोद में उसकी गुड़िया आके गिरी। वो जोर से चीख पड़ी। गुड़िया के कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे। उसके रुई जैसे नरम चमकीले बाल बुरी तरह उलझ गए थे। बिन्नी जोर जोर से रोने लगी। उसे चक्कर आने लगे। उसको लगा जैसे उसको कोई सुरंग में खींच रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। बिन्नी, बिन्नी, उसको पापा की आवाज सुनाई पड़ी। आंख खोली तो अज्जू भैया उसके चेहरे पर पानी छींट रहे थे। क्या हुआ बेटा? पापा ने उसको दुलारते हुए पूछा। मेरी गुड़िया, कहते हुए वो फिर रोने लगी। अज्जू ने उसकी गुड़िया उसके सामने रख दी। ले तेरी गुड़िया, तू उसे छत पे छोड़ गई थी। बिल्ली ने उसके कपड़े और बाल नोच डाले, संभाल के क्यों नहीं रखती? बिन्नी ने गुड़िया पर नजर डाली। उसने नई फ्रॉक पहनी थी और बाल भी पोनीटेल में बंधे थे। अज्जू भैया बोले, ठीक कर दी मैंने तेरी गुड़िया, अब खुश? बिन्नी धीरे से मुस्कुरा दी। थोड़ी देर में वो गुड़िया को गोद में रखकर बैठ गई और बची हुई टॉफियों और लाइम जूस का हिसाब करने लगी। उसे टॉफियां कुछ कम लगीं। उसने उंगलियों में हिसाब लगाया। 2 टॉफियां कम थीं। कहाँ गई वो? अब वो कैसे कहेगी तो दादी फिर डांट के कहेंगी कि वो चट्टो है, भाइयों का हिस्सा खा जाती है। बिन्नी घबरा कर यहां वहां देखने लगी कि उसकी नजर अपनी गोद में रखी गुड़िया पर पड़ी। उसके होठों पर कुछ चिपचिपा सा चिपका हुआ था और पांव के पास टॉफी के रैपर उड़ रहे थे। तूने खाई टॉफियां? बिन्नी ने मुस्कुराते हुए पूछा और वो रैपर बाकी कूड़े में मिला दिए। बिन्नी ने देखा नहीं कि उसकी गुड़िया भी हौले से मुस्कुरा दी थी। घर में सब लोग गाने बजाने में लगे थे। बच्चों की टोली कैरम लूडो में बिजी थी और बिन्नी गुड़िया की शरारत पर मुस्कुराए जा रही थी। गुड़िया तो सचमुच उसकी सहेली बन गई थी, थोड़ी सी शैतान सहेली। बिन्नी गुड़िया का मुंह रुमाल से पोंछने लगी कि तभी उसकी बुआ का बेटा चिल्लाया, नानी, सारी टॉफी खत्म हो गई, बिन्नी ने खा ली। अपने नाती की आवाज सुनकर दादी उठकर बिन्नी के पास चली आईं और झिड़कते हुए बोली, तूने क्यों खा ली सारी टॉफी? भाइयों के हिस्से की भी सुधरेगी नहीं? नहीं दादी, सबने अपने अपने हिस्से की खाई हैं। देखो वो रहे छिलके। एक हाथ से कूड़े की तरफ इशारा करते हुए दूसरे हाथ में पकड़ी गुड़िया को बिन्नी ने अपने पीछे छुपा लिया। चल झूठी बदमाश, सच सच बता, तूने खाई ना? दादी ने हाथ पकड़कर झकझोरा तो बिन्नी डर के मारे कांपने लगी। सारे भाई उसे घेर कर खड़े हो गए। कोई उसको देखकर बोला, हाँ बिन्नी, चीटिंग।
तो कोई दांत दिखाकर मुस्कुरा रहा था। बिन्नी रुआंसी हो गई। दादी की डांट चालू थी। अगर सच नहीं बताया तो कोठरी में बंद कर दूंगी। चूहे काट खाएंगे तो पता चलेगा। ये सुनते ही वो डर गई। डरते हुए अटकते अटकते बोली, मैंने नहीं खाया दादी, ये इसी ने खाया है, गुड़िया ने। कहते कहते बिन्नी सिसकने लगी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलछला गईं। पापा ने करीब आकर उसको गोद में उठा लिया। बिन्नी किसी पत्ते की तरह कांप रही थी। पापा ने उसको गोद में बिठाया और बोले, क्या हुआ बेटा, इतना डर क्यों रही हो? तुमने ज्यादा टॉफी खा ली, इसके लिए कोई तुमको डांटेगा थोड़े। अचानक बिन्नी पापा की गोद से उतरी और लपक के खड़ी हो गई और टॉफी के रैपर उठाकर हवा में लहराते हुए जोर जोर से बोली, हाँ खाऊंगी टॉफी, सारी खाऊंगी। ये मेरे हिस्से की है। मेरी तरह मेरा हिस्सा भी भूल गए। बोलो बोलो बोलो, किसकी हिम्मत है मुझको रोकने की? हाँ, चीटिंग मैंने नहीं की, समझे? बिन्नी चिल्लाने लगी और उसकी आवाज ऐसे भर्रा रही थी जैसे किसी और ग्रह से आया कोई मशीनी मानव, कोई रोबोट बोल रहा हो। और उसकी आंखें अंगारा हो गई थीं, डोरे लाल पड़ गए थे, पुतलियां बाहर निकल आई थीं। उसका रोना घबराना पता नहीं कहाँ छू हो गया था। बिन्नी के इस रूप को देखकर सबके पसीने छूट गए। उसके पापा भी घबरा गए। ये क्या हो गया था उनकी बेटी को? उन्होंने बिन्नी को कस के झकझोर दिया, मगर कोई फायदा नहीं। वो मुट्ठियां भींचते हुए बोलती जा रही थी, नहीं छोड़ूंगी, ऐसे ही सबको खा जाऊंगी, तुम सबको, हत्यारे हो तुम, नहीं छोड़ूंगी, तुम हो चीटर, तुम। बिन्नी किसी तरह कंट्रोल में नहीं आ रही थी। तभी दादी उठी और उन्होंने बिन्नी के गाल पर कस के एक थप्पड़ लगा दिया। बिन्नी के हाथ से वो टॉफी के रैपर छूटकर छिटक गए और वो जमीन पर गिरकर सिसकने लगी। दादी क्यों मारा मुझे? मत मारो दादी। बिन्नी की आवाज पहले जैसी नरम पड़ गई थी। उसकी सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं और आंखें वैसी ही मासूम। लेकिन पास पड़ी गुड़िया के चेहरे पर किसी की नजर नहीं पड़ी। उसके होठों पर एक अजीब तरीके की मुस्कुराहट थी और वो फटी आंखों से यहां वहां देख रही थी। घर वालों की भीड़ में उसकी नजर किसी एक चेहरे पर रुकी और नीली आंखें फिर से चमक उठीं, ठीक उस रात की तरह। रात के वाकये के बाद कोई सो नहीं पाया था। सब बिन्नी और गुड़िया के बारे में अटकलें लगाते रहे। क्या हो गया था उनकी प्यारी बिन्नी को? पापा परेशान थे कि जो कुछ हुआ वो कोई भ्रम था क्या, और सच था तो कैसा भयानक सच। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। डॉक्टर को दिखाएं क्या, या बिन्नी को कहीं बाहर ले जाएं, यहां से दूर। दादी बोली कि कोई साया पीछे पड़ गया है, बिन्नी ने कुछ गलती की होगी और उसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता। बिन्नी के पापा चिढ़ गए। माँ इतनी सी बच्ची क्या गलती कर सकती है? लेकिन दादी तो अपना कानून चलाती थी, किसी की न सुनना तो उनका स्वभाव था। अगले दिन दादी ने घर के दरवाजे पर नींबू मिर्च लटका दिया, पूरे घर में लाल मिर्च का धुआं फैला दिया और शाम को पूजा घर में हवन कुंड लगाकर शांति पाठ शुरू किया गया। सच तो ये था कि पिछली रात जो हुआ उसके बाद दादी सबसे ज्यादा डरी हुई थीं। उन्होंने अपने साथ बिन्नी को बुलाया और हवन कुंड के सामने पालथी मारकर बैठ गईं। मंत्र जाप करते करते वो अग्निकुंड में घी डालती और जोर से कहती, स्वाहा। हवन में पूजा की दुकान से लाई समिधा ही डाली जा रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उसमें से गहरा काला धुआं उठने लगा। दादी को लगा जैसे दम घुट जाएगा। आंखों में जलन होने लगी, पानी बहने लगा। उन्होंने बिन्नी की तरफ देखा तो वो चुपचाप हाथ जोड़े हुए बैठी थी, बेअसर। दादी और घबरा गईं। उन्होंने खांसते हुए कहा, कोई दरवाजे खिड़की खोल दो, मुझे सांस नहीं आ रही है,
खिड़कियों के पल्ले भी खोलो, खिड़कियों के पल्ले खोलो। लेकिन कोई नहीं आया। परेशान होकर दादी उठी और दरवाजे खोलने लगी तो लगा जैसे चिटखनियां जाम हो गई हैं। न दरवाजा खुल रहा था न खिड़की। घबराहट के मारे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर ऐसा लगा कि गले से आवाज ही नहीं निकल रही। बस एक गौं गौं जैसी भर्राहट निकल के रह गई। उन्होंने बिन्नी को खोजा, वहां बिन्नी नहीं थी। उसकी जगह वो गुड़िया बैठी थी और मुट्ठी भर भर के हवन सामग्री आग में डालती जा रही थी और कहती जा रही थी, स्वाहा। दादी पता नहीं कितनी देर पूजा घर में रही होंगी, उन्हें खुद याद नहीं। जब होश आया तो बाहर आंगन में बिछे पलंग पर लेटी थीं और पास ही घर के लोग पंखा झल रहे थे। बिन्नी अपनी माँ के पैरों से लिपटी सहमी सी खड़ी थी। उसको देखते ही दादी भड़क गईं और गुस्से से बोली, क्यों नहीं लड़की, कहां भाग गई थी पूजा छोड़ के? मुझे धुएं के मारे न जाने कैसे कैसे चेहरे दिख रहे थे, और वो अपनी वो कमबख्त गुड़िया, उसे वहां क्यों फेंक गई थी? कैसे चेहरे दादी? बिन्नी ने भोलेपन से पूछा। वो खुद भी डरी हुई थी। और गुड़िया? कौन सी गुड़िया? वो तो दादी मैंने अलमारी में छिपा के रख दी है। दादी ने उसे घूर कर देखा पर कोई जवाब नहीं दिया। वो आंखें मूंद करके हनुमान चालीसा पढ़ने लगी, मगर पलके मूंदते ही सामने वही गुड़िया की हैवानियत भरी आंखें उनके सामने नाचने लगी। वो आंखें जिनके डोरे सुर्ख लाल थे, वो आंखें जो एक पल को भी झपकती नहीं थीं। दादी ने छटपटा कर पलकें खोल दी। घर के सब लोगों को लगने लगा था कि कुछ तो अजीब जरूर हो रहा है। हर वाकया वहम नहीं हो सकता। रात को किसी को ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। कोई छत पर भी नहीं सोया। सब नीचे अपने अपने कमरों में सोए। सोए भी क्या, किसी तरह सब आंखें बंद करके लेट गए। बिन्नी को उसकी माँ ने अपनी बाहों में जकड़ लिया। रात का तीसरा पहर होगा। बिन्नी को छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने आंखें कस कर बंद कर ली और माँ के और करीब खिसक आई। तभी खिड़की पर उसको हल्की सी खटखट सी सुनाई दी। बिन्नी ने धीरे से आंख खोली तो वहां कुछ दिखा। वो दबे पांव दरवाजे तक गई। वहां कान लगाकर खड़ी रही पर कोई नहीं बोला। शायद दरवाजा हवा से हिल रहा था। बिन्नी समझ नहीं पाई। वो वापस आकर अपनी जगह पर लेट गई। घर में सब लोग सोए हुए थे। बगल के कमरे से दादी के खराटों की आवाज के सिवा सब कुछ शांत था। बिन्नी को भी नींद आने लगी। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मत मारो मुझे, छोड़ो। अचानक दादी की चीख सुनकर सब जाग गए और उनके कमरे में भागे। दादी अपना गला पकड़े चिल्ला रही थीं। उनकी हथेलियां गले पर कसती दबती जा रही थीं। बिन्नी के पापा ने हटाने की कोशिश की लेकिन वो छूटी ही नहीं। पापा ने उनके चेहरे पर पानी छींटा। दादी को होश आ गया। वो बड़बड़ाने लगी, वो मेरा गला दबा रही थी। वो बार बार कह रही थी, दादी मैं तुझे मार डालूंगी। और वो मुझे दादी दादी क्यों कह रही थी? अचानक दादी ने बिन्नी की ओर देखा। बिन्नी के पापा ने दादी को पानी पिलाया और बोले, अम्मा कोई बुरा सपना देखा होगा आपने। आपको कोई क्यों मारना चाहेगा, बल्कि आप अपना गला खुद दबा रही थी। दादी ने हामी भरी और अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। दर्द महसूस हुआ। उन्होंने आईने में जाकर देखा तो वहां निशान थे, छोटी सी बंधी हुई मुट्ठियों के निशान। घर में शमशान जैसा सन्नाटा पसर गया था। सब सोच रहे थे कि अनहोनी हो क्यों रही है और इसका सामना सिर्फ बिन्नी और दादी से क्यों हो रहा है। दिन भर सब सोचते रहे कि क्या किया जाए क्या नहीं, और फिर यह तय किया कि इस गुड़िया से छुटकारा पाया जाए। कुछ गड़बड़ इसी में है। और बिन्नी के पापा ने बिना देर किए गुड़िया उठाई और उसको मरोड़ तरोड़ कर सड़क के पार फेंक दिया। दादी अपनी तसल्ली के लिए सबसे पूछताछ करने लगी कि क्यों, तुम में से किसी ने रात को पीपल के पेड़ पे पानी तो नहीं डाला था ना? उन्होंने बिन्नी को घूरते हुए कहा, तू कहीं बगल के मंदिर में तो नहीं गई थी? बिन्नी चुपचाप माँ के पीछे छिप गई। उसके चेहरे पर डर की छाया देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो नाराजगी दिखाकर दादी से बोली, जो कुछ हो रहा है उसमें बेचारी इस बच्ची का क्या कसूर है? आप बिना वजह बिन्नी को क्यों डरा रही हैं?
दादी तमक के बोली, मैं इसे डरा रही हूं कि ये मुझे डरा रही है? अभी दोनों बहस में पड़ती कि पापा ने बीच बचाव करते हुए कहा, चलो अब शांत हो जाओ सब, गुड़िया तो गई ना, अब सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह सब थोड़ा शांत थे, अपने अपने कामों में लगे थे। तभी फिर दादी की चीख सुनाई दी। दादी कपड़े सुखाने छत पर गई थीं। बिन्नी और उसकी माँ छत की तरफ भागे, बाकी सब भी दौड़े। छत पर पहुंचते ही सबकी सांस जैसे अटक गई। दादी एक कोने में सहमी हुई खड़ी थी और उनके सामने कुछ रेंग रहा था। एक बिना आकार की नन्ही सी देह, जैसे एक अजन्मा कोख में मार दिया गया भ्रूण हो, जिसके न हाथ ठीक से उपजे थे न पांव। बस दाईं ओर शायद सीने के करीब कुछ फुदक रहा था, जैसे इंसानी जिस्म में दिल धड़कता है। बिन्नी के पापा हिम्मत करके करीब गए तो देखा और देखकर ठिठक गए। उबकाई होने लगी। कोई कुछ कहता या सुनता उससे पहले बिन्नी ने अपने पापा का हाथ छुड़ाया और दौड़ पड़ी। दादी को झकझोर के बोली, तूने मारा था मुझे, तुझे लड़का चाहिए था, बोल चाहिए था ना? सब लोग सांस रोके खड़े रहे। बिन्नी के पास जाने तक की किसी की हिम्मत नहीं हुई। बिन्नी फिर चिल्लाई, माँ को तूने वो देसी दवा मुझे मारने के लिए पिलाई थी ना? बता बता, सबको बता। दादी डर गई थी। वो कांपते हुए बोली, हाँ, मैंने उसका बच्चा गिराया। डॉक्टर बोली थी लड़की है और मुझे लड़का है। ये सुनते ही बिन्नी के पापा वहीं जमीन पर धम से बैठ गए। बिन्नी की माँ का मिसकैरेज क्यों हुआ अब सब समझ आने लगा था, और ये भी कि दुनिया में आने के पहले जिस बच्ची को मार डाला गया था वही उस घर की शांति छीन रही थी। जिंदगी से पहले मौत मिल गई थी उसे, जिसका बदला लेने आई थी वो। बिन्नी के पापा वहीं अपना सर घुटनों में छिपाकर रोने लगे। बिन्नी की माँ को चक्कर आने लगे। तभी बिन्नी के चिल्लाने की आवाज से सब चौंक गए। दादी वहां क्यों चढ़ गई? मत कूदिए दादी, मत कूदिए। दादी छत की पैरापेट वॉल पर खड़ी थीं, दीवार पर पैर जमाए। 3 मंजिल नीचे शहर का ट्रैफिक गुजर रहा था। पास खड़ी बिन्नी चिल्ला रही थी, दादी नीचे उतर आइए प्लीज, मत कूदिए दादी, मत कूदिए। वो अजन्मी देह अब कहीं नहीं दिख रही थी। बस दादी के कानों में एक आवाज गूंज रही थी, आ जाओ, कूद जाओ दादी, आ जाओ। और दादी ने एक कदम आगे बढ़ा दिया। बस इतनी सी थी ये कहानी।